तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मीनिंग इलेक्ट्रोलाइसिस में जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं एट इलेक्ट्रोड्स, उनके अमाउंट की कैलकुलेशन हम फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए फैराडे साइंटिस्ट ने 2 लॉज दिए थे, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ। तो उसमें से पहले हम पढ़ेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब फैराडेज फर्स्ट लॉ होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके लिए बच्चों हमने जो अभी पढ़ा उसी को मैं आपसे पूछूं तो हमने पढ़ा है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं तो उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस या E इन ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है। तो बच्चों मैं आपसे इसी से एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर हम 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में तो E ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है। तो बच्चों बोलूं अगर 10 फैराडे चार्ज पास करते हैं तो 1 फैराडे से E ग्राम, तो बच्चों 10 फैराडे से 10 E ग्राम। और मैं बोलूं बच्चों 100 फैराडे चार्ज पास करने पर तो 100 इंटू E ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है। बच्चों आपने यहां ध्यान से देखा हो कि हमने जितना चार्ज ज्यादा पास किया उतना मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट भी ज्यादा हो रहा है। जब हमने कम करा, 1 फैराडे चार्ज पास करा तो E ग्राम होता है, 100 फैराडे चार्ज पास किया तो 100 इंटू E ग्राम होता है। मीनिंग कि जितना मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है बच्चों, यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ये जितना ज्यादा होगा उतना मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट भी ज्यादा होगा। और बच्चों यही है फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो वो है द मास ऑफ substance deposited or liberated at electrode is directly proportional to the charge passed through the electrolyte solution, meaning किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जितना ज्यादा चार्ज पास करेंगे उतना ही मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट भी ज्यादा होगा। तो बच्चों अगर मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड को W अज्यूम करूं और हमने Q चार्ज पास किया सॉल्यूशन में से, तो बच्चों W इज प्रोपोर्शनल टू Q हम बोल सकते हैं। तो बच्चों ये सबको क्लियर है कि हमने किस तरह से ये फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट समझाया, वो हमने इसी कंक्लूजन की हेल्प से समझाया। अब इसी का हम एग्जैक्ट फॉर्मूला कन्वर्ट करें तो W प्रोपोर्शनल टू Q, W वापस बोल रहा हूं बच्चों मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड, Q है चार्ज इन कूलम। तो बच्चों प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम रिमूव करेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से, और इस Z को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट लेकिन है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो बच्चों फर्स्ट फैराडे लॉ का फॉर्मूला हो गया W इक्वल्स टू ZQ, या बच्चों सबको पता है Q इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम भी होता है तो ZIT भी हम लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया फैराडेज फर्स्ट लॉ का फर्स्ट फॉर्मूला। अब यहां पर क्वेश्चन जब हम करेंगे बच्चों तो यूनिट का भी ध्यान रखना है हमने। तो ये ध्यान रखेंगे बच्चों Q चार्ज इन कूलम लेंगे, टाइम इन सेकंड लेंगे, मीनिंग मिनट या आर में गिवन हुआ तो उसको पहले इन सेकंड चेंज करके इस फॉर्मूले में यूज करेंगे, और आई इन एम्पियर होगा। अब बच्चों यहां जो हमने बोला फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला W इक्वल्स टू ZQ या ZIT, इसमें से जो Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू हमें कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली गिवन होती है, कुछ में हमें डायरेक्टली गिवन नहीं होती है। तो बच्चों जिन क्वेश्चंस में Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं होगी तो वहां हमें इसकी वैल्यू खुद को फाइंड करनी पड़ेगी। अब फाइंड करने के लिए हमें इसकी डेफिनेशन मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो बच्चों मैं आपसे अगर पूछूं इसी फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि अगर हम सॉल्यूशन में से 1 कूलम चार्ज मीनिंग Q की वैल्यू 1 कूलम ले तो 1 कूलम चार्ज पास करते हैं तो बच्चों Z इक्वल्स टू W आएगा, मीनिंग किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से 1 कूलम चार्ज पास करते हैं तो जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है वही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z होता है। तो बच्चों यहां से पता चल रहा है कि जो Z है वो भी मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड होता है। बट बच्चों क्या ये
ऑलवेज एक दूसरे के इक्वल होते हैं क्या? तो नहीं होते हैं। ये इसका एग्जैक्टली मीनिंग होता है बच्चों, व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देन द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मीनिंग बच्चों, अगर हमें Z फाइंड करना है तो हमें वो मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड करना पड़ेगा जो 1 कूलम चार्ज से मिलता है। अब बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि 1 कूलम चार्ज से कितना W मिलेगा? तो उसके लिए बच्चों जो अभी हमने पढ़ा उसी को वापस से हम देखें। कंक्लूजन कि बच्चों हमें पता है 1 फैराडे चार्ज पास करने पर E ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है, और इसी 1 फैराडे को हम 96,500 कूलम चार्ज भी बोल सकते हैं। तो बच्चों यहां से हमें मिल जाएगा कंक्लूजन कि किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में 96500 कूलम चार्ज पास करने पर E ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है। तो बच्चों 1 कूलम चार्ज पास करने पर कितना सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो हम ला सकते हैं E/96500 ग्राम सब्सटेंस। और बच्चों ये जो E/96500 ग्राम सब्सटेंस है ये वो मास है जो 1 कूलम चार्ज से मिलता है, इसलिए बच्चों हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z भी बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो फॉर्मूला है कई क्वेश्चंस में ओनली वो हमसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z ही पूछ लेता है, और Z लाना होगा तो बच्चों E/96500 से हम डायरेक्टली ला सकते हैं, या इन शॉर्ट E/फैराडे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो Z की वैल्यू हम यहां से लाए इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो इसी का सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा जो हम ज्यादा यूज करेंगे, वो है WE=EQ/96500 या EIT/96500 या EIT/फैराडे। तो बच्चों फैराडेज फर्स्ट लॉ के हमने 2 इक्वेशंस बोली, सिंपल सा है W=ZQ या ZIT। इसमें Z की वैल्यू E/96500 पुट कर दे तो W=EQ/96500 या EIT/96500। तो बच्चों ये सबको क्लियर है फैराडेज फर्स्ट लॉ जो हम आगे यूज करेंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे फैराडेज सेकंड लॉ। अब फैराडेज सेकंड लॉ जो है इसको पढ़ने के पहले अगर बच्चों मैं आपसे वापस बोलूं फैराडेज फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला तो वो होता है W=EQ/96500। अब इसी पर बेस्ड बच्चों आपसे एक क्वेश्चन बोलूं कि हमने इन अ सेल CuSO4 सोल्यूशन लिया, सेकंड सेल में AgNO3 सोल्यूशन लिया, और दोनों सोल्यूशंस को हमने कनेक्ट किया इन सीरीज। और सीरीज का मतलब है बच्चों जो हम एक सेल में से चार्ज पास करेंगे वही चार्ज दूसरे सेल में से भी होगा, मीनिंग बोथ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में से सेम चार्ज पास करते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि कॉपर का मास डिपॉजिटेड ज्यादा होगा या सिल्वर का डिपॉजिटेड मास ज्यादा होगा, तो हम कैसे बताएंगे? तो बच्चों ध्यान से वापस से बोलूं, हमने बोला 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस connected in series and same charge is passed through the solutions, तो किसका मास डिपॉजिटेड ज्यादा होगा? तो बच्चों इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बोले तो आपने सुना कि Q की जो वैल्यू है दोनों सॉल्यूशंस में सेम है, 96500 भी सेम है, बट बच्चों क्या सबका इक्विवेलेंट वेट सेम होता है क्या? मीनिंग कॉपर का इक्विवेलेंट वेट और सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट होंगे, बिकॉज इक्विवेलेंट वेट हमें पता है बच्चों एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, और डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक वेट्स। तो बच्चों जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा उसी का W भी ज्यादा होगा। बच्चों इस फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं W इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, मीनिंग जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा उस सब्सटेंस का मास भी डिपॉजिटेड या लिबरेटेड ज्यादा होगा। और बच्चों इसी को फैराडे ने सेकेंड लॉ में कन्वर्ट करा। तो बच्चों अगर मैं इसको समराइज करूं तो बच्चों है फैराडे सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट, व्हेन सेम चार्ज इज पास थ्रू different electrolyte solutions
connected in series, then the masses of substances deposited or liberated are in the ratio of their respective equivalent weights. Meaning बच्चों W is proportional to equivalent weight. या बच्चों मैं आपसे बोलूं कॉपर का मास डिपॉजिटेड गिवन हो W1, सिल्वर का डिपॉजिट मास गिवन हो W2, तो बच्चों इसी को हम मासेस के रेशियो की टर्म में लिखें तो W1 by W2 इक्वल्स टू E1 by E2। तो बच्चों ये हो गया फैराडेज सेकंड लॉ का फॉर्मूला। तो बच्चों यहां पर आपने ध्यान से देखा जो ये फैराडेज सेकंड लॉ है, ये ध्यान रखिएगा इसका स्टेटमेंट भी हमसे क्वेश्चन में यूज करवाता है। वो हमसे कई बार क्वेश्चन में ओनली पूछता है फाइंड द रेशियो ऑफ masses of substances deposited और liberated, मीनिंग W1 by W2 पूछता है। तो बच्चों हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि उसने E1 by E2 मीनिंग इक्विवेलेंट वेट का ही रेशियो पूछा है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो बच्चों हमने पढ़े फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ, और इन दोनों के फॉर्मूलेज में आपने देखा कि दोनों में इक्विवेलेंट वेट ही यूज होता है। मीनिंग इक्विवेलेंट वेट हमें फाइंड करना आएगा तो हम W की वैल्यू फैराडेज फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ से फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर करते हैं। अब मॉलिक्यूलर वेट लाना हो तो भी हमें एटॉमिक वेट का ही सम करना होता, मीनिंग हमें एटॉमिक वेट्स ऑफ कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स पता होने चाहिए, बिकॉज कई बार क्वेश्चंस में इन कॉमनली यूज एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स गिवन नहीं होते हैं क्वेश्चन में। और बच्चों हमें सबको पता है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट्स इस चैप्टर में ज्यादा काम आएंगे बच्चों। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जिनके एटॉमिक वेट्स आर 23, 24, 27, या फॉस्फोरस, सल्फर 31, 32, पोटेशियम, कैल्शियम 39, 40, आयरन भी बहुत काम आना है 56, कॉपर, जिंक भी बहुत काम आएंगे 63.5, 65, सिल्वर का भी काम आना है 108, और हेलोजेंस के हमें पता ही है बच्चों, फ्लोरीन का 19, क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। तो ये कुछ एटॉमिक वेट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, तो इनकी वैल्यू गिवन ना हो तो हम ही यूज करेंगे। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो ये हमने पढ़े फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के फॉर्मूलेज। तो बच्चों अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, मीनिंग जो इलेक्ट्रोलाइसिस के अमाउंट की कैलकुलेशन है, मीनिंग जो इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उनके अमाउंट की कैलकुलेशन हम अब करेंगे। तो ये समझिएगा ध्यान से, जिससे जो हमने थ्योरी पढ़ी बच्चों वो सबको क्लियर होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 193 एम्पियर करंट इज पास फॉर 200 सेकेंड थ्रू मॉल्टन MgCl2, फाइंड द मास ऑफ मैग्नीशियम मेटल डिपॉजिटेड। तो बच्चों आपसे यहां पर बोला है क्वेश्चन में कि मॉल्टन MgCl2 में 193 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 200 सेकेंड, मीनिंग हमें क्वेश्चन में बच्चों करंट की वैल्यू गिवन है, टाइम गिवन है इन सेकेंड, और हमें बोला है मास ऑफ मैग्नीशियम मेटल डिपॉजिटेड फाइंड करें। तो बच्चों यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, अगर न्यूमेरिकल में, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर न्यूमेरिकल में सिंगल सब्सटेंस का मास डिपॉजिटेड फाइंड करवाए या गिवन इन द क्वेश्चन हो वैल्यू, तो हम यूज करेंगे उसको फैराडेज फर्स्ट लॉ से, उससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो बच्चों मैग्नीशियम मेटल का मास डिपॉजिटेड या लिबरेटेड हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए फैराडेज फर्स्ट लॉ हम यूज करें। तो बच्चों फैराडेज फर्स्ट लॉ का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो W इक्वल्स टू EIT हम लिखेंगे, बिकॉज यहां हमें क्वेश्चन में करंट एंड टाइम गिवन है, तो EIT बाई 96500, और हमें मास ऑफ मैग्नीशियम फाइंड करना है बच्चों। तो जो वैल्यूज क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है हम वो यहां पुट करेंगे, 96500 फिक्स रहेगा। करंट हमें गिवन है
193 एम्पियर। टाइम इन सेकंड गिवन है 200 सेकंड। बट बच्चों यहां पर मैग्नीशियम का मास लाना तो इक्विवेलेंट वेट भी मैग्नीशियम का ही होना चाहिए। अब बच्चों यहां आप देखेंगे तो जो मैग्नीशियम है वो एटम है, और हमने पढ़ा है कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू एटम के लिए एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर हम करेंगे। अब मैग्नीशियम का वैलेंसी फैक्टर बच्चों MgCl2 में इस पर चार्ज +2 है, तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट के लिए वैलेंसी फैक्टर होगा 2, और एटॉमिक वेट हमने अभी पढ़ा बच्चों इसका होता है 24, तो 24/2 या 12 भी लिख सकते हैं हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। और इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों यहां से कैलकुलेशन भी इजी सी होगी और आंसर आएगा 4.8 ग्राम मैग्नीशियम मेटल डिपॉजिटेड। तो बच्चों आपने देखा बिल्कुल सिंपल सा है, फैराडेज फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला यूज करके हम मास ऑफ मैग्नीशियम मेटल डिपॉजिटेड फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मैं आपको से इसी में एक थियोरेटिकल अच्छा क्वेश्चन पूछूं बच्चों, तो आपने इस क्वेश्चन में ध्यान से देखा हो तो हमने यहां बोला मैग्नीशियम मेटल डिपॉजिट होती है ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन MgCl2। बच्चों यहां पर MgCl2 एक्वस सॉल्यूशन नहीं लिया। तो बच्चों अगर मैं आपसे यही बोलूं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 अगर हम ले लेते तो क्या होता, तो बच्चों हमने पढ़ा है मैग्नीशियम आयन जो होता है वो ECS में H2O के पहले आता है, फिर रिडक्शन हो जाता वाटर का इन प्लेस ऑफ मैग्नीशियम आयन, और मैग्नीशियम आयन का रिडक्शन नहीं होता तो मैग्नीशियम मेटल भी नहीं मिलती। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि जो हमने थ्योरी में पढ़ी है वो न्यूमेरिकल में भी प्रूव होनी चाहिए। तो यहां पर हमने मॉल्टन लिया, या बच्चों में एक जनरल आपसे बोलूं चीज कि जो भी मेटल्स या मेटल आयंस इन ECS H2O के पहले आते हैं उनका डिपोजिशन करवाने के लिए हम उनका मॉल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो बच्चों हमने ये बोला फर्स्ट क्वेश्चन, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे ये और अच्छे से क्लियर होगा हमें। तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम मॉल्टन AlCl3। और बच्चों यहां भी आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम मेटल जो है वो भी मॉल्टन AlCl3 से मिल रही है, बिकॉज H2O के पहले ही आता है एल्यूमिनियम आयन इन ECS, इसलिए यहां भी मॉल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। और बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला है आपके मास ऑफ एल्यूमिनियम मेटल डिपॉजिटेड क्वेश्चन में गिवन है, और हमें बोला है नंबर ऑफ फैराडेज फाइंड करें। मीनिंग बताओ, हम बच्चों हमसे क्वेश्चन में चार्ज इन फैराडे ही पूछा है, बट अगेन क्वेश्चन यहां पर देखोगे बच्चों हमें सिंगल सब्सटेंस का ही मास गिवन है। मीनिंग ये जो क्वेश्चन है ये भी पहले वाले की तरह फैराडेज फर्स्ट लॉ का ही है। तो बच्चों फैराडेज फर्स्ट लॉ का ही फॉर्मूला हम लिखें तो EIT/96500 की जगह अब हम लिखेंगे, हमें चार्ज लाना है इसलिए EQ, और 96500 की जगह लिखेंगे EQ/F। क्यों लिखेंगे? बिकॉज ये ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर हमने यहां 96500 लिखा होता तो ये Q आता इन कूलम, और हमें लाना है Q इन फैराडे, इसलिए हमने 96500 की जगह 1 फैराडे ही लिख लिया। और बच्चों यहां से हम कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम मेटल लाना पड़ेगा, और एल्यूमिनियम जो है वो अगेन एटम है बच्चों, इसलिए उसका एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर एल्यूमिनियम का +3 इन AlCl3, तो 27/3 मीनिंग 9 हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। तो बच्चों यहां पर वैल्यू हम पुट कर दें 4.5 ग्राम मास ऑफ एल्यूमिनियम मेटल डिपॉजिटेड, इक्विवेलेंट वेट विल बी 27/3 9। Q हमने फाइंड करना है इन फैराडे, तो यहां से हम ला सकते हैं बच्चों Q की वैल्यू आ जाएगी 0.5 फैराडे। तो बच्चों यहां पर आपने देखा Q की वैल्यू भी हम फैराडेज फर्स्ट लॉ को यूज करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें ये और अच्छे से यूज करना आएगा। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है
द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर मेटल इज 0.001118 ग्राम. Find the mass of silver metal deposited when 0.5 ampere current is passed through AgNO3 aqueous for 200 सेकेंड. तो बच्चों हमसे बोला है क्वेश्चन में यहां पर फाइंड द मास ऑफ सिल्वर मेटल, मीनिंग अगेन बच्चों सिंगल सब्सटेंस का डिपॉजिटेड या मास ही फाइंड करना है. और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन में 0.5 एम्पियर करंट फॉर 200 सेकेंड पास करते हैं. तो बच्चों हमें टाइम गिवन है, करंट गिवन है, मास ऑफ सिल्वर मेटल डिपॉजिटेड फाइंड करना है. और हमें यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हमें गिवन है द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, मीनिंग बच्चों ये इक्विवेलेंट वेट नहीं है, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z. तो बच्चों हमें क्वेश्चन में यहां डायरेक्टली Z की वैल्यू ही गिवन है 0.001118 ग्राम. और हमें बोला है मास ऑफ सिल्वर मेटल फाइंड करें. तो बच्चों ये अगेन सिंगल सब्सटेंस का मास डिपॉजिटेड फाइंड करवा रहा है, मीनिंग ये फेराडेज फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला. और बच्चों यहां फेराडेज फर्स्ट लॉ का हम सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे W इक्वल्स टू ZIT, बिकॉज यहां E/96500 जो Z होता है उसकी वैल्यू ही गिवन इन द क्वेश्चन है. तो बच्चों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया. Z गिवन है हमें, I गिवन है, T गिवन है, तीनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा. और बच्चों इन तीनों की वैल्यूज को जब हम पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ सिल्वर मेटल डिपॉजिटेड की वैल्यू आ जाएगी 0.1118 ग्राम सिल्वर. तो बच्चों आपने देखा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया. मास ऑफ सिल्वर मेटल फेराडेज फर्स्ट लॉ की हेल्प से हमने फाइंड करा. तो बच्चों कभी कभी क्वेश्चन इजी करने के लिए वो हमें डायरेक्टली Z की वैल्यू ही दे देता है. तो बच्चों सबको ये क्लियर है. अब ये जो हमने क्वेश्चन किया बच्चों, अब जो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं ये ध्यान से समझिएगा बच्चों, बिकॉज इस तरह का ऑलमोस्ट क्वेश्चन आया था एम्स 2018 में. अब वो ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है 36 ग्राम वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग 2 एम्पियर करंट. हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर. मीनिंग बच्चों हमें बोला है 36 ग्राम वाटर का डीकम्पोजिशन करवाते हैं बाय पासिंग 2 एम्पियर करंट. तो टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा. तो बच्चों यहां आप देखोगे तो बच्चों अगेन हमें सिंगल सब्सटेंस वाटर का ही मास गिवन है, मीनिंग ये भी क्वेश्चन है फेराडेज फर्स्ट लॉ का. और बच्चों फेराडेज फर्स्ट लॉ, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा अब के जो हमें जिस सब्सटेंस का मास गिवन है वो है H2O, इसलिए इक्विवेलेंट वेट भी H2O का ही लिखेंगे. करंट गिवन है, टाइम गिवन है, तो 96500 से डिवाइड हम कर देंगे. तो बच्चों इक्विवेलेंट वेट इनटू IT बाय 96500 को यूज करेंगे तो हमारा टाइम की वैल्यू आ जाएगी. अब उसको लाने के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 36 ग्राम वाटर, मीन्स हमें वाटर का मास डीकम्पोजिशन जितना होना है वो गिवन है 96500 बच्चों फिक्स है. करंट की वैल्यू गिवन है हमें 2 एम्पियर और टाइम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो बच्चों अब यहां ध्यान दीजिएगा कि ये जो इक्विवेलेंट वेट हमें लाना है वो हमें लाना है H2O का. और बच्चों ये जो H2O है ये है अब मॉलिक्यूल. तो ये ध्यान दीजिएगा बच्चों ये है मॉलिक्यूल, इसलिए इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर हम यूज करेंगे. तो ये ध्यान दीजिएगा बच्चों पहले वाले तीनों क्वेश्चन में हमारी हैबिट हो चुकी है कि हम एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर यूज करते हैं E की जगह, बट यहां हम यूज करेंगे मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर बिकॉज H2O इज अ मॉलिक्यूल. और हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट सबको पता है बच्चों जो होता है 18 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर. तो बच्चों इसका वैलेंसी फैक्टर हमें मिल जाए तो हम आंसर ले आएंगे. और उसके लिए क्वेश्चन ने बोला है कि डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर होता है इन द रिएक्शन.
और डीकम्पोजिशन का मीनिंग बच्चों जिनसे वो फॉर्म होता है उन्हीं में अगेन ब्रेक हो जाए, मीनिंग H2O के 1 मोल का डीकम्पोजिशन हम करवाते हैं तो H2 प्लस हाफ O2 इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। तो बच्चों डीकम्पोजिशन ऑफ H2O में हमें इसका वैलेंसी फैक्टर लाना पड़ेगा। अब उसके लिए बच्चों यहां आप देखोगे तो H2O में हाइड्रोजन पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर +1 शो करता है, H2 में प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ऑक्सीजन का देखेंगे तो बच्चों -2 है और प्रोडक्ट साइड O2 में 0 है। तो बच्चों आप यहां देखोगे तो ये हाइड्रोजन एटम +1 से 0 में पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है, मीनिंग इसका रिडक्शन हो रहा है। इसी तरह से ऑक्सीजन -2 से 0 में नेगेटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है, मीनिंग ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बच्चों यहां आप देखेंगे तो हाइड्रोजन एटम का रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीनिंग ये जो डीकम्पोजिशन है इन एक्चुअल रेडॉक्स रिएक्शन है। तो बच्चों हमें रेडॉक्स रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर लाना है। और बच्चों सबको पता है इन अ रेडॉक्स रिएक्शन इन रिडक्शन जितने टोटल मोल इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन लूज करता है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है। या इन शॉर्ट आपको बच्चों 11th का रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का ध्यान हो तो ये जो वैलेंसी फैक्टर होता है इन रेडॉक्स रिएक्शन ये होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ द स्पीशीज। अब बच्चों आप यहां देखोगे तो H2O का कोफिशिएंट हमने 1 ही लिया है बिकॉज यहां 1 मोल H2O का ही वैलेंसी फैक्टर लाना है। तो यहां पर अब मैं हाइड्रोजन के रिडक्शन का वैलेंसी फैक्टर, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन का वैलेंसी फैक्टर चेक करूं तो बच्चों पर एटम हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, मीनिंग इसका पर एटम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ 1, बट 1 मोल H2O में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो बच्चों 1 मोल H2O में 2 हाइड्रोजन एटम्स का टोटल वैलेंसी फैक्टर विल बी 2। तो बच्चों हाइड्रोजन ने रिडक्शन में वैलेंसी फैक्टर शो कर रहा है 2। इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए चेक करें तो बच्चों पर एटम अगर ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर चेक करोगे तो -2 से 0, मीनिंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2। और 1 मोल H2O में ऑक्सीजन का भी 1 एटम ही है, इसलिए वैलेंसी फैक्टर विल बी 2। और यहां इसका मीनिंग सिंपली मैं बोलूं तो बच्चों ऑक्सीजन का 1 मोल में 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं तो हाइड्रोजन 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर विल बी 2। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो H2O का वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा और यहां से हम सिंपली कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 193,000 सेकेंड, मीनिंग टाइम जो रिक्वायर्ड होगा फॉर द कंप्लीट डीकम्पोजिशन। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जब ये क्वेश्चन हो ऑप्शंस में आंसर टिक करते टाइम ये भी चेक कीजिएगा कि टाइम की यूनिट क्या है, वो इन सेकंड ही गिवन है या इन आवर है या मिनट है, तो उसको चेंज भी करना पड़ेगा। तो बच्चों ये सिंपल सा लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन था बिकॉज यहां H2O का वैलेंसी फैक्टर हमें इन रेडॉक्स रिएक्शन लाना था, जो मैं एक बार और बोल रहा हूं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ द स्पीशीज। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू molten NaCl and ZnSO4 aqueous, then 6.5 gram zinc metal is deposited. Find the mass of sodium metal deposited. तो बच्चों यहां आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें गिवन है 6.5 ग्राम जिंक का मास और हमें बोला है फाइंड द मास ऑफ सोडियम मेटल, मीनिंग यहां पर बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो हमें एक सब्सटेंस का मास गिवन है और उसकी हेल्प से सेकंड सब्सटेंस का मास फाइंड करना है और हमें बोला है कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीनिंग सेम चार्ज हम पास कर रहे हैं थ्रू molten NaCl एंड ZnSO4 aqueous। तो बच्चों यहां आप देखेंगे तो सेम चार्ज पास करने पर 2 सब्सटेंसेस डिपॉजिट या लिबरेटेड हैं। तो बच्चों
हमने बोला था कि अगर क्वेश्चन में सिंगल सब्सटेंस का मास गिवन या फाइंड करवाए तो फैराडेज फर्स्ट लॉ से सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर टू सब्सटेंसेस के मास गिवन या फाइंड करवाए इन द क्वेश्चन देन हम यूज करेंगे फैराडेज सेकंड लॉ। तो बच्चों ये सबको क्लियर है कि हम यहां फैराडेज सेकंड लॉ क्यों यूज करने वाले, बिकॉज यहां पर टू सब्सटेंसेस के मासेस गिवन है। तो बच्चों हम फैराडेज सेकंड लॉ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और बच्चों हमें पता है फैराडेज सेकंड लॉ जो होता है वो होता है कि टू डिफरेंट सब्सटेंसेस के मासेस का जो रेशियो होता है वो उनके रेस्पेक्टिव इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होता है। मीनिंग यहां पर W जिंक बाई W सोडियम इक्वल्स टू E जिंक बाई E सोडियम हम लिख सकते हैं। और अगर हमें सोडियम का मास चाहिए तो बच्चों हमें पहले जिंक और सोडियम के इक्विवेलेंट वेट लाने पड़ेंगे, और इक्विवेलेंट वेट लाने के लिए हम इनके एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर करेंगे। और मॉल्टन NaCl में सोडियम का वैलेंसी फैक्टर 1 है, जबकि ZnSO4 में जिंक का वैलेंसी फैक्टर 2 है। तो बच्चों हमें दोनों जिंक और सोडियम के वैलेंसी फैक्टर मिल गए 1 और 2। तो एटॉमिक वेट्स हमें सबको पता है बच्चों। तो यहां पर जिंक का इक्विवेलेंट वेट अगर हम बोले तो इसका एटॉमिक वेट 65 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 2। इसी तरह से सोडियम का एटॉमिक वेट 23 बाय वैलेंसी फैक्टर 1। और बच्चों हमें जिंक का मास डिपॉजिटेड गिवन इन द क्वेश्चन है और बोला है सोडियम का मास फाइंड करें। तो बच्चों अब हम इसकी हेल्प से सिंपल कैलकुलेशन करके मास ऑफ सोडियम मेटल फाइंड कर सकते हैं और उसकी वैल्यू आएगी बच्चों 4.6 ग्राम। तो बच्चों यहां पर आपने देखा जिंक के मास की हेल्प से हमने सोडियम का डिपॉजिटेड मास फाइंड किया। तो बच्चों ये सबको क्लियर है कि फैराडेज सेकंड लॉ हमने कब यूज करना है, और क्वेश्चन इसका बहुत सिंपल सा होगा। तो बच्चों हमने ये किया फैराडेज सेकंड लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल। अब इसी पर बेस्ड इसी तरह का बच्चों दूसरा न्यूमेरिकल जो कंपटीशंस में आज तक कंपटीशंस में बहुत बार आया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि जिस टाइप का मैं करवाने वाला हूं इस तरह का क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंपटीशंस में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन चार्ज इज रिक्वायर्ड to liberate 2.24 liter O2 gas at STP from CuSO4 aqueous. When same charge is passed through AgNO3 aqueous, then find the mass of Ag metal deposited. तो बच्चों यहां भी आप देखेंगे तो सेम चार्ज पास करते हैं थ्रू CuSO4 aqueous and AgNO3 aqueous, मीनिंग टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में से हम सेम चार्ज पास करते हैं। और यहां पर भी आप देखेंगे बच्चों तो O2 गैस लिबरेट होती है एट STP, उसका वॉल्यूम हमें गिवन इन द क्वेश्चन है। अब बोला है मास ऑफ सिल्वर मेटल डिपॉजिटेड फाइंड करें, मीनिंग यहां पर भी बच्चों हमें टू सब्सटेंसेस का लिबरेट या डिपॉजिटेड मास ही यूज करना है। तो बच्चों यहां पर भी ये फैराडेज सेकंड लॉ का ही क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों फैराडेज सेकंड लॉ का क्वेश्चन है तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हो रहे हैं वो है O2 एंड सिल्वर, इसलिए फैराडेज सेकंड लॉ का फॉर्मूला भी उन्हीं के रेस्पेक्ट में लिखेंगे हम। तो बच्चों WO2 अपॉन W सिल्वर इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। तो बच्चों यहां पर भी हमें O2 और सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट लाने पड़ेंगे, बट बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा कि जो ये O2 है ये है मॉलिक्यूल, और इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट हम यूज करेंगे 32। और हमें पता है O2 का वैलेंसी फैक्टर होता है इसकी टोटल वैलेंसी, जो कि होगी 1 एटम की 2 तो दोनों एटम्स की 4, तो 32/4 इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। इसी तरह से सिल्वर का एटॉमिक वेट हमें पता है बच्चों 108 डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, और AgNO3 में Ag का वैलेंसी फैक्टर +1 तो 108/1। तो बच्चों दोनों के इक्विवेलेंट वेट हमें मिल गए। अब हमें सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। तो बच्चों हमें पता है कि पहले हम फाइंड करेंगे
O2 का इक्विवेलेंट वेट, और O2 का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। तो बच्चों उसके लिए हमें यहां गिवन है वॉल्यूम ऑफ O2। अब बच्चों हमें वॉल्यूम ऑफ O2 से पहले मास ऑफ O2 फाइंड करना पड़ेगा। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो बच्चों आपको 11th का मोल कंसेप्ट का ध्यान हो तो वहां पर आप पढ़ते थे कि किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी इज 22.4 लीटर, या ये भी बोल सकते हैं कि 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी में 1 मोल होते हैं। तो बच्चों 2.24 लीटर में कितने मोल होंगे वो हम ला सकते हैं। और बच्चों सबको पता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी गिवन हो तो हम नंबर ऑफ मोल्स ला सकते हैं वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो बच्चों इससे पहले हम मोल फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम इन लीटर गिवन है 2.24 लीटर अपॉन 22.4, तो मोल वैल्यू हो गई 0.1 मोल O2। बट बच्चों ये आए हैं मोल ऑफ O2 और हमें चाहिए मास ऑफ O2। तो बच्चों हमें यह भी पता है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास उसका मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम होता है। तो बच्चों 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 विच इज 32 ग्राम। तो बच्चों 0.1 मोल का मास कितना होगा? तो 1 मोल का 32 ग्राम, तो 0.1 मोल का इंटू 32 हम यही कर दें तो 3.2 ग्राम O2 हो जाएगा। और बच्चों ये जो 3.2 ग्राम O2 मास आया ये वैल्यू हम यहां पुट कर दें तो हम इससे मास ऑफ सिल्वर मेटल भी ला सकते हैं। और यहां से हम फाइंड करेंगे तो बच्चों मास ऑफ सिल्वर मेटल की जो वैल्यू आएगी वो होगी 43.6 ग्राम सिल्वर। तो बच्चों आपने देखा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसमें मास ऑफ सिल्वर मेटल हमने फाइंड किया 43.6 ग्राम। बच्चों ये सबको क्लियर है। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों हमने बोला ये कॉम्पिटिशन्स में बहुत बार इस टाइप का पूछा गया है, तो इसका वो रिवर्स क्वेश्चन भी हमसे पूछ लेता है कई बार कि अभी हमने वॉल्यूम ऑफ O2 गिवन था, मास ऑफ सिल्वर मेटल डिपॉजिटेड फाइंड किया, बट अगर मैं इसका रिवर्स बोलूं कि हमें मास ऑफ सिल्वर मेटल गिवन है और वॉल्यूम ऑफ O2 फाइंड करें तो भी बच्चों ये फैराडे सेकंड लॉ का फॉर्मूला यूज करके हम मास ऑफ O2 फाइंड करेंगे, मास ऑफ O2 से मोल फाइंड करेंगे और मोल से हम वॉल्यूम ऑफ O2 भी फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो ये हमने पढ़ा फैराडे सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल, जो सबको क्लियर है। तो बच्चों अब मैं जो आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं इस टाइप का क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स में कई कंपटीशन से पूछा गया है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। जो मेथड मैं बताऊं वो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जो क्वेश्चन है वो बोला है हमें हाउ मेनी फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 17 ग्राम H2O2 इनटू O2। मीनिंग बच्चों यहां हमें क्वेश्चन में बोला है कि H2O2 का ऑक्सीडेशन इनटू O2 होता है, तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा इन फैराडे फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 17 ग्राम H2O2। तो बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि एक स्पीशीज का दूसरी स्पीशीज में क्वेश्चन में डायरेक्टली बोले कि अ स्पीशीज इज कन्वर्टेड इनटू अनदर स्पीशीज या अ स्पीशीज इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू अदर स्पीशीज या रिड्यूस्ड इनटू अदर स्पीशीज, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा इजीली ये होते हैं सॉल्व जो कन्वर्जन हमें बोला है उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखकर। अब बैलेंस्ड इक्वेशन हम यहां कैसे लिखेंगे? तो बच्चों H2O2 का O2 में ऑक्सीडेशन होता है और यह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर -1 होगा, और जब ये O2 में कन्वर्ट होगा तो -1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा, मीनिंग इसका ऑक्सीडेशन होगा। मीनिंग ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है।
अब बच्चों थोड़ा सा 11th के रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का आपको ध्यान हो तो वहां आप पढ़ते थे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का एक मेथड हाफ रिएक्शन मेथड, या उसी को बोलते थे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम बैलेंस करेंगे। और सबको ध्यान भी होगा कि उसमें बैलेंस करने की जो स्टेप्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। मैं रिकॉल करवाऊं आपको बच्चों, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में बैलेंस करते हैं एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय सिंपल मल्टीप्लीकेशन। और बच्चों इस इक्वेशन में आप देखोगे तो एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोई नहीं है। अगर होता तो हम उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर लेते, बट अभी है नहीं, तो हमारी एक स्टेप बच गई कि एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, जो अभी जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप में ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करते हैं बाय द एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स ऑन डेफिशिएंट साइड। तो बच्चों देखें हम रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन एटम्स 2 हैं, प्रोडक्ट साइड भी 2 है, मीनिंग किसी भी साइड ऑक्सीजन एटम्स की डेफिशिएंसी नहीं है, मीनिंग हमें H2O ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। और थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करते हैं बाय द एडिशन ऑफ H+ आयंस ऑन डेफिशिएंट साइड। और बच्चों आप देखोगे तो रिएक्टेंट साइड 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड एक भी नहीं है, तो डेफिशिएंसी है 2H+ आयंस की, इसलिए हम 2H+ आयंस ऐड कर देंगे प्रोडक्ट साइड। तो बच्चों इसमें ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, बट लास्ट स्टेप में बैलेंस करते हैं चार्ज ऑन बोथ साइड्स। अब बच्चों यहां आप देखेंगे तो रिएक्टेंट साइड H2O2 इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसलिए रिएक्टेंट साइड टोटल चार्ज इज 0। प्रोडक्ट साइड देखेंगे तो O2 भी न्यूट्रल, इसलिए उसका भी 0, बट दोनों H+ आयंस का टोटल पॉजिटिव चार्ज +2 हो गया। तो बच्चों रिएक्टेंट साइड 0 चार्ज है, प्रोडक्ट साइड टोटल +2 चार्ज है, तो चार्ज हमें इक्वल करना पड़ेगा, और उसके लिए सबको ध्यान है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो बच्चों 0 करना है +2 को, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड कर दे। तो बच्चों 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो दोनों का -2 +2 0 हो जाएगा, मींस चार्ज ऑन बोथ साइड बिकम्स इक्वल। तो बच्चों ये जो हमने क्वेश्चन है, वापस से बोल रहा हूं कि जब भी एक स्पीशीज का दूसरी स्पीशीज में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या कन्वर्जन बोले तो सबसे पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं। देन हमें सबको पता है बच्चों की जो बैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसमें जो कॉफिशिएंट्स होते हैं वो मोल को शो करते हैं। और बच्चों यहां से हमें पता चल रहा है कि 1 मोल H2O2 के ऑक्सीडेशन इनटू O2 में 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड। और बच्चों हमें पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेराडे होता है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 2 फेराडे। तो बच्चों ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमें बता रही है कि अगर ऑक्सीडेशन 1 मोल H2O2 का इंटू O2 होता है तो चार्ज रिक्वायर्ड इज 2 फेराडे, बट हमें क्वेश्चन में बोला है 17 ग्राम H2O2 का ऑक्सीडेशन। तो बच्चों यहां मोल के साथ चार्ज का रिलेशन है, तो इस मास को भी पहले मोल में चेंज करेंगे, और मोल में चेंज करने के लिए हमें सबको पता है बच्चों मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम लिख सकते हैं। तो ये मोल का फॉर्मूला सबको पता है। तो बच्चों मास इन ग्राम उसका हमें पता है वैल्यू 17 ग्राम डिवाइडेड बाय H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। तो बच्चों सम ऑफ एटॉमिक मासेस से लाएंगे तो 34 ग्राम। तो बच्चों मोल ऑफ H2O2 की जो वैल्यू होगी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 0.5 मोल H2O2। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला है 0.5 मोल H2O2 बोले या 17 ग्राम बोले, बात एक ही है। तो बच्चों बैलेंस्ड इक्वेशन जो हमें बता रही है वो है कि 1 मोल H2O2 के ऑक्सीडेशन इनटू O2 के लिए रिक्वायर्ड चार्ज इज 2 फेराडे। तो बच्चों 0.5 मोल H2O2 के ऑक्सीडेशन के लिए रिक्वायर्ड चार्ज विल बी 1 फेराडे। तो बच्चों हमारा आंसर है 1 फेराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 17 ग्राम H2O2 इनटू O2। तो बच्चों ये जो है क्वेश्चन,
इसमें बैलेंस्ड इक्वेशन से हम कैलकुलेशन बहुत इजी कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्लियर है। अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको फैराडे चार्ज की जगह अगर चार्ज इन कूलम भी पूछता तो भी बच्चों फैराडे में चार्ज हम ले आए, हमें पता है, इसी को इंटू 96500 कर देंगे तो चार्ज इन कूलम भी आ जाएगा। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी होगा तो अब आप कर सकते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन लिखकर। तो सबको क्लियर है। अब इसी का एक टाइप का न्यूमेरिकल और जो भी कंपटीशंस में कई बार पूछा गया है तो वो है अ सेम चार्ज इज पास थ्रू molten NaCl, CuSO4 aqueous एंड molten AlCl3। तो हमें 3 सॉल्यूशंस बोला है, तीनों में से सेम चार्ज पास करते हैं फॉर द डिपोजिशन ऑफ सोडियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, मीनिंग बच्चों यहां पर हमसे रेशियो पूछे और वो 3 टाइप्स के रेशियोज पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का रेशियो फाइंड करना है हमने उनका, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो फाइंड करना है उनके मासेस का रेशियो। तो इन तीनों के मासेस, मोल्स या ग्राम इक्विवेलेंट्स का रेशियो फाइंड करना है। तो बच्चों कंपटीशंस में तो इन तीनों में से कोई एक पूछता है, बट अभी हम तीनों कर रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हो बच्चों, हमसे फर्स्ट में पूछा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का रेशियो। तो बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए हमने थ्योरी में कंक्लूजन पढ़ा था कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं तो उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस ऑलवेज डिपॉजिट या लिबरेट होता है। मीनिंग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में 1 फैराडे चार्ज पास करने पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है। और यहां बच्चों आप देखेंगे तो हमें ओनली बोला है क्वेश्चन में सेम चार्ज पास करा, बट तीनों में से कितना चार्ज पास करा वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो बच्चों हम अज्यूम कर ले तीनों सॉल्यूशंस में से सेम चार्ज Q फैराडे पास किया तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होगा। तो बच्चों हमें पता है 1 फैराडे चार्ज पास करने पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट या लिबरेट होता है। तो Q फैराडे चार्ज पास करने पर Q ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम, Q ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर एंड Q ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम मेटल्स डिपॉजिट होंगी। तो उनका रेशियो हम ला सकते हैं तीनों का। तो Q या 1:1:1। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अभी तो हमने ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का जो रेशियो है उसको पूरा सॉल्व करके बताया, बट ऑब्जेक्टिव में हम इसको आगे से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जब भी किसी भी सब्सटेंसेस के ग्राम इक्विवेलेंट्स का रेशियो पूछेगा तो ऑलवेज वो रेशियो 1:1:1 आना है, चाहे कितना भी हम Q की वैल्यू यूज कर लें क्वेश्चन में। तो ये सबको क्लियर है बच्चों। तो ये हमने फाइंड किया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का रेशियो। अब ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन तीनों में से कंपटीशंस में मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स का जब रेशियो पूछेगा तो बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो लाना हो तो सबसे इजी मेथड है कि हम पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का ही रेशियो ले आए और उसी को मोल के रेशियो में चेंज कर ले। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हमें पता है बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। और सोडियम का वैलेंसी फैक्टर इन molten NaCl +1 होगा, CuSO4 aqueous में कॉपर का +2 होगा, molten AlCl3 में एल्यूमिनियम का +3। तो बच्चों हमें तीनों सोडियम, कॉपर, एल्यूमिनियम मेटल्स के वैलेंसी फैक्टर पता है, तीनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स पता है, तो मोल का रेशियो भी हम ला सकते हैं। तो बच्चों यहां से हम बोल सकते हैं मोल इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट बाय वैलेंसी फैक्टर। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जब भी नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो लाना हो तो ग्राम इक्विवेलेंट्स के रेशियो को ही मोल्स के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कैलकुलेशन हमारी बहुत इजीली हो जाएगी। तो बच्चों सबके ग्राम इक्विवेलेंट्स जो हैं वो 1, सोडियम का वैलेंसी फैक्टर भी 1 है, डिवाइड कर देंगे तो मोल ऑफ सोडियम हो गए, कॉपर का वैलेंसी फैक्टर 2, उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स का रेशियो भी 1, तो 1:2, 1/2 हम लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम का 1/2
3। तो बच्चों तीनों के मोल्स का रेशियो, और बच्चों जो ग्राम इक्विवेलेंट्स का रेशियो है उसी को हमने मोल के रेशियो में डायरेक्टली यूज कर लिया, बिकॉज हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लानी है मोल की, उनका रेशियो लाना है। अब ये जो रेशियो आया इसी को होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो इन मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम कर दे, और इनका एलसीएम होगा 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स का रेशियो विल बी 6:3:2। तो बच्चों ये सबको क्लियर है कि मोल्स का रेशियो भी हम इस तरह से डायरेक्टली ला सकते हैं। तो बच्चों ये समझ में आया ग्राम इक्विवेलेंट्स का रेशियो या मोल्स का रेशियो कैसे लाएंगे। अब जो थर्ड वाला है बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा कि ये जो हमसे पूछ रहा है मासेस का रेशियो फाइंड करें। अब बच्चों यहां आप देखोगे तो सेम चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। तो बच्चों हमने पढ़ा फैराडे सेकंड लॉ का स्टेटमेंट कि व्हेन सेम चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस देन द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड is directly proportional to their respective equivalent weights, मीनिंग इनका जो मासेस का रेशियो होगा वो इन तीनों के रेस्पेक्टिव इक्विवेलेंट वेट का ही रेशियो होगा। मीनिंग हम यहां पर डायरेक्टली फैराडे सेकंड लॉ का स्टेटमेंट ही यूज कर रहे हैं। तो बच्चों हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। मासेस का रेशियो इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होगा, और हमें सबके इक्विवेलेंट वेट लेना फाइंड करना हमें आता है। तो एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, सोडियम का वैलेंसी फैक्टर 1, एटॉमिक वेट 23, कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 2, एल्यूमिनियम का वैलेंसी फैक्टर 3, एटॉमिक वेट 27। तो बच्चों यहां से हम इनका रेशियो ऑफ मासेस ला सकते हैं। तो बच्चों हमने देखा 3 टाइप्स के रेशियो में से कोई भी क्वेश्चन में पूछे तो हम उसको डायरेक्टली इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमने फैराडेज लॉज या इलेक्ट्रोलाइसिस पर बेस्ड डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स की, आप इनको रिवाइज कीजिएगा तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे।